हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे थे मृदा विज्ञान की। मृदा विज्ञान में हमने अब तक पढ़ लिया था, मृदा का संगठन, मृदा परिच्छेदिका, मृदा कणाकार, मृदा संरचना। मृदा विज्ञान में अब तक हमने पढ़ लिया था मृदा का संगठन, मृदा की जो परिभाषा सामान्य परिचय था, मृदा संबंधी सूत्र थे, मृदा परिच्छेदिका पढ़ लिया हमने, मृदा कणाकार और मृदा संरचना। आज हम पढ़ेंगे मृदा पीएच। मृदा पीएच। मृदा पीएच पढ़ने से पहले हम पहली बात करेंगे पीएच की। ये पीएच क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे पीएच की। ध्यान रखना, पी और पावर में क्या है, हाइड्रोजन। पी के पावर में क्या है, हाइड्रोजन। घास में क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन। तो पी का सीधा मतलब, पीएच का सीधा मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जो सांद्रता है, हाइड्रोजन की जो सांद्रता है, या H प्लस आयनों की सांद्रता, आयनों की सांद्रता। पीएच किसे कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। सांद्रता को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। अब बात करते हैं पीएच शब्द किसने दिया था। पीएच शब्द किसने दिया, SPL सोरेनसन। ये बात सही है, किसने दिया, SPL सोरेनसन। लेकिन दिया कब, 1909 में दिया। कब दिया, 1909 में। पीएच की बात करें तो पीएच का मतलब था पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनों की सांद्रता। ये हाइड्रोजनों की सांद्रता के लिए जो शब्द दिया है पीएच, ये पीएच शब्द किसने दिया, SPL सोरेनसन ने। किसने दिया, SPL सोरेनसन। कब दिया, 1909 में। कब दिया, 1909 में। अब बात करते हैं ये पीएच कैसे ज्ञात करते हैं, किसका ज्ञात करते हैं, क्यों करेंगे। अब पीएच के लिए दो चीज काम आती है। पीएच की वैल्यू कहां तक होती है, पीएच की वैल्यू, पीएच कहां से कहां तक ज्ञात किया जा सकता है। तो पीएच होता है 0 से लेकर 14 तक। कितना तक होता है, 0 से लेकर 14 तक। पीएच की वैल्यू कहां तक होती है, 0 से 14 तक। अब पीएच ज्ञात किससे करते हैं, या पीएच का मापन किससे करते हैं। पीएच का मापन किससे करते हैं, पीएच का मापन कर सकते हैं फर्स्ट तो किससे करते हैं, लिटमस पत्थर। किसमें करते हैं, लिटमस पत्थर। दूसरा दूसरा ज्ञात कर सकते हैं पीएच स्केल से। किससे ज्ञात कर सकते हैं, पीएच स्केल से। और तीसरा किससे ज्ञात कर सकते हैं, पीएच मीटर। अब कहोगे कि सर लिटमस पत्थर ये पीएच स्केल तो एक ही कहानी है। हाँ, दोनों एक ही कहानी है। हम ज्ञात किससे करते हैं, पीएच स्केल से। मापन किससे करते हैं, पीएच स्केल का मतलब उस पर रीडिंग होती है 0 से लेकर 14 तक। पूछ ले पीएच स्केल पर रीडिंग कहां तक होती है, या नंबर कहां तक लिखे होते हैं, तो कितना तक लिखे होते हैं, 0 से लेकर 14 तक नंबर लिखे होते हैं। वही क्या है, वैल्यू है पीएच की। पीएच कहां तक, 0 से लेकर 14 तक हो सकता है। तो पीएच का मापन किससे करते हैं, पीएच स्केल और पीएच मीटर। जो ये बीच में लिटमस पत्थर आ गया, कैसे लिटमस पत्थर है क्या है, आगे देखते हैं। तो लिटमस पत्थर क्या है, पहले लिखते हैं लिटमस पत्थर। पत्थर या पेपर एक ही बात है। ये लिटमस पेपर क्या होता है, कितना होता है, क्यों होता है, क्या किस लिए आता है, हमने यहाँ क्यों पढ़ा। लिटमस पेपर का मतलब है ये दो रंग का कागज आता है। ये दो रंग के क्या आते हैं, कागज या पेपर आते हैं। दो रंग के पेपर आते हैं। ये पेपर किस रंग के आते हैं, तो सर एक तो आता है लाल रंग का, और दूसरा आता है कौन से रंग का, नीला रंग का। दो पेपर आते हैं, एक तो लाल और एक दूसरा नीला। अब ये किस काम में आते हैं, ये पीएच का मापन करने का काम आते हैं। पीएच का मापन, पीएच का मापन मतलब 7 से कम है पीएच या 7 से अधिक है। एक बार और देखते हैं इससे पहले। पीएच होता है 0 से लेकर 14 तक। पीएच कितना होता है, 0 से 14 तक। अब 0 से 14 तक में अगर पीएच की वैल्यू 0 से 7 है, पीएच की वैल्यू क्या है, 0 से 7, दूसरी है पीएच की वैल्यू 7,
और तीसरी है 7 से लेकर 14। इसको हमने 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया है। अगर वैल्यू होगी 0 से लेकर 7 या एग्जैक्ट 7 या होगी 7 से लेकर 14, तो हमेशा ध्यान रखना जब वैल्यू कितनी 0 से लेकर 7 तक होगी तो जो माध्यम होगा वो कौन सा माध्यम होगा? अम्लीय माध्यम। कौन सा माध्यम होगा? अम्लीय माध्यम। दूसरा है जब भी पीएच की वैल्यू 7 होती है, किसी भी लिक्विड की, किसी भी तरल पदार्थ का पीएच निकालते हैं और वैल्यू कितनी आती है? 7, तो वो माध्यम कौन सा माना जाएगा? उदासीन प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का होगा? उदासीन प्रकृति का। जब पीएच होता है 7 से लेकर 14 तक, पीएच कितना होगा? 7 से 14, तो जो माध्यम है वो कौन सा होगा? क्षारीय माध्यम। जो भी लिक्विड होगा, जो तरल पदार्थ है, उसका पीएच क्या होगा? 7 से 14, तो वो माध्यम कौन सा होगा? क्षारीय। कौन सा होगा? क्षारीय। अब चीजें हम देखते हैं। पीएच की वैल्यू 0 से लेकर 14, अगर ये वैल्यू 0 से 7 तक आती है तो माध्यम कौन सा हो गया? हम किसी भी लिक्विड का पीएच निकालते हैं, पीएच किससे निकालते हैं? इससे निकालेंगे, या तो पीएच स्केल से या पीएच मीटर। और काम में क्या लेते हैं? पीएच स्केल से निकालते हैं, लिटमस पत्र काम में, पीएच मीटर काम में लेंगे, तो कोई जरूरत है ही नहीं। देखो पीएच की वैल्यू निकाल ली, अगर 7 से कम है तो माध्यम कौन सा हो गया? अम्लीय। अगर 7 तो उदासीन और 7 से अधिक है तो कौन सा हो गया? क्षारीय। अधिकतम कितना हो सकता है? 14, और न्यूनतम कितना हो सकता है? 0 पीएच हो सकता है। यहाँ तक ठीक है। 0 से 7 तक आता है तो अम्लीय माध्यम। अब बात करते हैं लिटमस पत्र की। ये लिटमस क्या होता है? कागज होता है, एक 2 रंग के कागज, लाल रंग का और नीले रंग का। लाल और नीले रंग का। अब इनका क्या यूज करेंगे? जब भी किसी लिक्विड का, अब किसी भी लिक्विड का तरल पदार्थ का हमें पीएच निकालना है, तो पीएच निकालने क्या करेंगे? लिटमस पत्र डुबोएंगे। क्या करेंगे? लिटमस पत्र। अब अपने देखें, कोई तरल पदार्थ है, कोई तरल पदार्थ है, और अपने पास 2 पात्र है, उनमें 2 पात्रों में अपने पास तरल पदार्थ से भरा हुआ है। ये देखिए, ये तरल पदार्थ से भरा हुआ है जी, सही है। अब क्या करेंगे? पात्र फर्स्ट हो गया और पात्र सेकंड हो गया। अब हमें ये नहीं पता इन दोनों का पीएच क्या है, पीएच का पता नहीं है। हमारे पास 2 लिटमस पत्र है, एक तो लाल है और एक नीला है। सबसे पहले क्या करेंगे? जो ये वाला है, फर्स्ट वाला है, इसमें हम नीला डुबोएंगे। फर्स्ट वाले में क्या डुबोएंगे? हमें नीला डुबोएंगे। हमें कोई पता नहीं है नीले का रंग परिवर्तन होता है या नहीं होता है। अगर ये नीला परिवर्तन होता है किसमें? लाल। सबसे पहले जो फर्स्ट वाला है, हम इसमें कौन सा डुबोते हैं? नीला डुबोते हैं। कौन सा डुबोते हैं? नीला डुबोते हैं। अगर ये नीले वाला, अगर ये नीले वाला परिवर्तित हो जाता है लाल में, किसमें परिवर्तित होता है? लाल में, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा अगर नीला परिवर्तित होता है लाल में? तो ध्यान रखना, जो ये माध्यम था वो कौन सा है? अम्लीय। तो यहाँ वापस देख लेते हैं। अगर नीला परिवर्तित होता है किसमें? लाल में, तो जो माध्यम है वो कौन सा हो गया? अम्लीय। कौन सा होगा? अम्लीय। अगर जब भी अम्लीय पदार्थ है, अगर लिक्विड कौन सा है? अम्लीय है, तो अगर उसमें नीला डुबो तो क्या प्राप्त होगा? लाल। अगर हम इस अम्लीय माध्यम में पहले ही हम कौन सा डुबो देते हैं? लाल डुबो देते हैं। कौन सा डुबो देते हैं? लाल। तो परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि माध्यम कौन सा है? अम्लीय। अब सीधी सी यहाँ से एक बात निकल के आई है अपने पास सामने, क्या? क्योंकि अगर माध्यम अम्लीय है, किसी भी लिक्विड का माध्यम क्या है? अम्लीय। अम्लीय का मतलब क्या है? पीएच की वैल्यू कितनी है इसकी? 0 से 7 है। अगर 0 से 7 है उसमें नीला डुबोएंगे तो ही वो क्या होगा? लाल। लाल डुबोएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमें यहाँ क्या पता चला? अगर अम्लीय है, कोई भी माध्यम अम्लीय है, उसमें नीला डुबोते तो क्या हो जाता है? परिवर्तन होकर लाल। क्या होता है? परिवर्तन होकर लाल। ऐसे ही दूसरा कौन सा है? क्षारीय। अगर अपने पास ये था, पता नहीं था हमें कौन सा है, हमने पहले नीला डुबो दिया, लाल हो गया। अगर पहले लाल डुबोते तो परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही कौन सा है अपने पास? दूसरा माध्यम है, दूसरा विकर्ण। ये तो फर्स्ट था, अब आ जाओ दूसरे में। ये अपने पास दूसरा है। इस दूसरे में अपने को पता नहीं है क्या? दूसरे में पता नहीं लिक्विड कौन सा है, अम्लीय हो सकता है, क्षारीय हो सकता है। हमने फर्स्ट में क्या कर दिया? नीला डुबो दिया। फर्स्ट में क्या डुबो दिया हमने? नीला डुबो दिया। इस दूसरे में हमने नीला डुबो दिया और नीला परिवर्तित होकर क्या हुआ?
नीला ही रह गया, परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। अब परिवर्तन नहीं हुआ मतलब अपने को पता चल गया भाई ये कौन सा माध्यम है, क्षारीय है, इसलिए नीला परिवर्तित नहीं हुआ। हमने जस्ट उसी समय क्या कर दिया, फिर उसमें लाल डुबोया, क्या डुबोया, लाल, और ये फट कैसे क्या हो गया, एक ही सेकंड में क्या हो गया, ये नीला हो गया। लाल कौन सा माध्यम परिवर्तन कर दिया, नीला हो गया। अगर हमने पहले लिक्विड की बात की, यहाँ फर्स्ट की देखो, अगर फर्स्ट में पता नहीं था क्या है क्या नहीं है, उसमें नीला डुबोया लाल हो गया, मतलब ये क्या था, अम्लीय। फिर उसमें लाल डुबोने की कोशिश की तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब ये माध्यम क्या था, अम्लीय था। अम्लीयता का मतलब होता है अगर कोई भी लिक्विड अम्लीय है और उसमें नीला डुबोते हैं तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। फिर दूसरा कौन सा आ गया, क्षार, उसमें क्या है, क्षार है, तो क्षार क्या हो गया, अगर नीला था हमने नीला डुबोया कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब हम समझ गए कि ये क्या था, क्षारीय माध्यम था। हमने उसमें लाल डाल दिया तो कौन सा रंग का हो गया, नीला। नीला होते ही क्या पता चल गया हमें, ये माध्यम कौन सा है, क्षारीय। कौन सा माध्यम है, क्षारीय माध्यम, यहाँ तक ठीक है, आ जाओ। हाँ, हमने क्या देखा, दो पात्र थे, नीला और लाल दिखाई दिया, एक अम्लीय था और एक क्षारीय था। अब पहला कौन सा था, अम्लीय, दूसरा कौन सा था, क्षारीय था, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखो शॉर्ट में लिख लेते हैं। लिटमस पत्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, लाल और नीला। जब भी लाल लिटमस पत्र की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लाल लिटमस पत्र की, और बात करते हैं किसकी, नीले की। दो ही बात करेंगे हम, या तो लाल की और या नीले की, लिटमस पत्र दो ही देखेंगे। अब क्या प्रभाव पड़ता है, जब भी माध्यम क्या होगा, अम्ल होगा, जब भी क्या होगा, अम्ल, तो अम्लों की विशेषता होती है, अम्ल हमेशा क्या करते हैं, अम्ल क्या करते हैं, नीले जो लिटमस पत्र है, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल, नीले को क्या कर देते हैं, लाल। अम्लों की विशेषता, अगर कोई भी अम्लीय माध्यम है 0 से लेकर 7 pH तक है और उसमें नीला डुबोएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, लाल। तो अम्ल क्या करते हैं, नीले को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, यहाँ तक ठीक है। अब देखो अम्लों की एक विशेषता और देख लेते हैं, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अगर नींबू का रस है और उसमें डालेंगे, क्या हम डालेंगे, नीला, तो कैसा हो जाएगा, लाल। मतलब क्या है, ये स्वाद में खट्टा है। माध्यम कौन सा हो गया, अम्लीय माध्यम हो गया। स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, यहाँ तक ठीक है। दूसरा देखो, अपना स्मास माध्यम कौन सा है, क्षारीय माध्यम। कौन सा माध्यम है, क्षारीय। अगर अम्ल नीले को लाल करता है तो अगर क्षार होगा तो क्या करेगा, उसमें लाल डालेंगे, क्या डालेंगे, लाल, और वो लाल को क्या कर देगा, क्या कर देगा, लाल को नीला कर देगा। जो अपना लिटमस पेपर था, जो लिटमस पत्र था ना लाल रंग का, वो डालेंगे अगर क्षारीय माध्यम तो कौन सा हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा। ऐसे ही बात की थी, अगर स्वाद की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्वाद की, तो जो क्षार होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, तीखे होते हैं या कड़वे होते हैं, क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा इनका पीएच। अम्ल का मतलब हमने क्या देखा था, जब 0 से लेकर 7 पीएच होगा। अम्ल का मतलब अगर किसी भी तरल पदार्थ का पीएच 0 से 7 होगा, उसमें नीला डुबोएंगे तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। स्वाद में क्या होगा, वो खट्टा, तभी उसको क्या माना जाएगा, अम्लीय। दूसरा, अगर पीएच कितना है, 7 से लेकर 14 है, 7 से लेकर 14 है, उसमें लाल डुबोएंगे तो कैसा हो जाएगा, नीला। और स्वाद में कैसे होता है, ये तीखे या कड़वे होते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमने पढ़ा था लिटमस पेपर, लिटमस पेपर कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो, लाल और नीला, लाल और नीला। जब नीला डालते हैं किसी में लाल हो जाता है तो मतलब क्या है, अम्लीय। नीला डालते हैं परिवर्तन नहीं होता है तो कौन सा हो गया, क्षारीय। तो कौन सा हो गया, ये क्षारीय। अगर लाल डालते हैं नीला हो जाता है तो कौन सा होगा, क्षारीय। अगर लाल डालते हैं परिवर्तित नहीं होता है, लाल डालते हैं परिवर्तित नहीं होता है तो कौन सा हो गया, अम्लीय। और नीला डालते हैं और लाल हो जाता है तो कौन सा हो गया, अम्लीय। यहाँ तक ठीक है। सारी बात देखें, अगर किसी भी लिक्विड का पता नहीं है, हमें अम्लीय है, क्षारीय, कोई चीज का मान का पता नहीं है, हमें पहले पता चल नीला। नीला का मतलब क्या है, ये क्षारीय माध्यम है। कौन सा माध्यम है, क्षारीय माध्यम। उसको अगर अम्ल में डुबोएंगे तो ही वो लाल होगा। अगर किसी लिक्विड में डुबोते हैं लाल होता है तो अम्लीय माध्यम था। अगर लिक्विड में डुबोते हैं और परिवर्तित नहीं होता है, नीला डुबोते हैं परिवर्तित नहीं होता, कौन सा
माध्यम हो गया? क्षारीय। अगर लाल डुबोते हैं वो नीला होता है तो माध्यम कौन सा था? क्षारीय था। और लाल डुबोते हैं परिवर्तित नहीं होता है तो माध्यम कौन सा हो गया? अम्लीय हो गया। यहाँ तक ठीक है, चारों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं अम्ल की। अम्ल क्या करते हैं? नीले को लाल कर देते हैं। क्षार क्या कर देते हैं? लाल को नीला कर देते हैं। स्वाद में अम्ल क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। स्वाद में क्षार क्या होते हैं? तीखे होते हैं। यहाँ तक ठीक था। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे 0 से लेकर 7 पीएच था तो वो माध्यम कौन सा हो गया? अम्लीय। अगर 7 का उसका माध्यम कहेंगे उदासीय। और अगर 7 से 14 है तो कौन सा माध्यम होगा? क्षारीय माध्यम होगा। आगे चलो, अब थोड़ा सा देख लेते हैं पीएच स्केल। क्या देख लेते हैं? पीएच स्केल। ये पीएच स्केल क्या होता है भाई? ऐसा कोई भी पुट्टा स्केल जिसपे 0 से लेकर 14 तक निशान लगे होते हैं उसे क्या करते हैं? पीएच स्केल। 0 से लेकर निशान कितने तक होंगे? 14 तक निशान होंगे। देख लो कैसे होंगे। ये अपने एक सिंपल लाइन हो गई, सिंपल लाइन हो गई। अब देख लो, निशान भी अपन अपने हिसाब से लिखते हैं, लाल और नीले तो अच्छा रहेगा। पहले देख लो तो अम्ल वाले बनाते हैं। पहले देख लो उदासीन बनाते हैं। यहाँ इसको बीच को मिड को उदासीन कर दो। उदासीन का मतलब हमने क्या कर दिया? इस तरह सफेद निशान बना दिया, ये वाला। ये देखो यहाँ तक क्या हो गया? ये उदासीन। 0 से 7 वाली कहानी इधर, 7 से ज्यादा वाली कहानी इधर आ गई। पहले हम बना लेते हैं 7 वाली कहानी। कौन सी कहानी बना लेते हैं? 7 वाले बना लेते हैं। फर्स्ट से पहले यहाँ है, यहाँ स्टार्ट होती है कहाँ से? रीडिंग 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ क्या हो गई? 1, यहाँ क्या हो गई? 2, यहाँ क्या हो गई? 3, 4, 5 और 6। अगर बात करते हैं 7 से कम पीएच की तो ये कौन सा रंग का हो गया? लाल रंग का। और इस पीएच को हमने क्या कर दिया? अम्लीय माध्यम। क्या कर दिया हमने? अम्लीय। देख लो भाई, ये लिख दिया मैंने अम्लीय। कौन सा माध्यम लिख दिया? अम्लीय माध्यम। यहाँ कुछ चीजें ध्यान देने योग्य है, जरूर देखना, भूल मत जाना। अब दूसरा कौन सा देखेंगे माध्यम? 7 से बाद वाला क्षारीय होगा। लास्ट में आ जाओ सबसे पहले। इस लास्ट का पीएच कितना हो गया? 14 पीएच हो गया। रीडिंग कितनी हो गई? 0 से लेकर 14 तक। पीएच स्केल कंप्लीट होने की कंडीशन में आ गया। इससे जस्ट पहले कौन सा हो गया? 13 हो गया। फिर कितना हो गया? 12, 11, 10, 9 और 8 हो गया। यहाँ थोड़ी सी लाइन बड़ी हो गई, देख लेते देखो। अब ये कौन सा माध्यम हो गया जी? क्षारीय माध्यम हो गया। ये कौन सा माध्यम हो गया? क्षारीय माध्यम। अब एक चीज और ध्यान रखना, हम पीएच बात करें, मर्दा पीएच की थोड़ा सा आगे बात करेंगे। अभी हम लिक्विड का पीएच देख रहे हैं। पीएच क्या होता है, पीएच का सूत्र क्या होता है, क्या नहीं होता, ये देख रहे हैं। मर्दा पीएच थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया ना, मर्दा पीएच पहले बताया था। अब पीएच क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, सिर्फ यही देख रहे हैं। मर्दा पीएच बाद में देखेंगे। अब पीएच की बात की थी, 0 से लेकर 14 तक माध्यम आ गया अपने पास। यहाँ वाला देखा मैंने सीधा लाल लिख दिया, लाल का मतलब अम्लीय। और इधर वाला क्या लिख दिया मैंने? क्षारीय लिख दिया। और जो उदासीन था ना, उसको हमने क्या लिख दिया? साथ लिख दिया। अगर यही बात हम मर्दा पर अप्लाई करते हैं, सुन लो भी, मर्दा पर अप्लाई करते हैं, माध्यम कहाँ तक हो गया? सॉरी, अगर यही बात हम मर्दा पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ देखना 6.5 से लेकर 7.5, मैंने निशान लगा दी 6.5 से 7.5। आपको तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ है 6.5, यहाँ है 7.5। इस बीच में अगर सामान्यता की बात करते हैं, अगर लिक्विड की बात करते हैं, मर्दा की बात नहीं होती है। सामान्य उदासीन कितने पर होता है? 7 पर। कहाँ तक उदासीन होता है? 7 तक। अगर मर्दा में उदासीनता की बात करते हैं तो मर्दा उदासीन कब होती है? 6.5 से लेकर 7.5 तक क्या होती है? मर्दा उदासीन होती है। और सामान्य जो उदासीन वाली कंडीशन है वो कौन सी है? ये 7 पीएच पर क्या हो गया? उदासीन माध्यम। कौन सा माध्यम हो गया? 3 माध्यम हो गए, अम्लीय माध्यम, उदासीन माध्यम और क्षारीय। क्षारीय पढ़ लोगे जी, 7 से लेकर 14 तक क्षारीय हो गया, 7 से कम वाला अम्लीय हो गया, और उदासीन कितने पर हो गया? 7 पर हो गया। अब यहाँ हमने ये क्यों पढ़ा, आगे देखो क्या होता है। अब पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है? यहाँ अगर इसको डिवाइड करते हैं, जैसे जैसे कम की ओर आएंगे, जैसे जैसे 7 से लेकर, जैसे 0 है 7, पीएच मान घटता है। पीएच मान जब भी घटता है, घटने का मतलब यहाँ से यहाँ आ रहा है, या 14 से लेकर
इधर आ रहा है, पीएच मान जब भी घट रहा है। एक चीज और बता देता हूँ, जब पीएच उदासीन होता है, जब पीएच क्या होता है उदासीन, उदासीन का मतलब क्या है 7 हो गया। इस पीएच की वैल्यू जब 7 होती है तो यहाँ दो आयन काम करते हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। इस पूरे पीएच में दो आयन काम करेंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल, ये एक दूसरे की पैरेलल कार्य करेंगे। जब भी पीएच की वैल्यू कितनी होती है 7 होती है, पीएच की वैल्यू कितनी होती है 7, तो हाइड्रोजन भी 7 होता है, हाइड्रोक्सिल भी कितने होते हैं 7, हाइड्रोजन भी 7 होंगे, हाइड्रोक्सिल 7 होंगे। जब पीएच की वैल्यू 7 होगी, जब पीएच यहाँ होगा, पीएच कहाँ होगा 7, तब उदासीन माध्यम होगा, तो हाइड्रोजन भी 7 होंगे, हाइड्रोक्सिल भी 7 होंगे। ऐसे 7 होने की वजह से माध्यम 7 से 7 गए, माध्यम कौन सा हो गया उदासीन हो गया, उदासीन हो गया। अब अपने को ये पता है जब हाइड्रोजन बढ़ता है तो अम्ल बढ़ते हैं, हाइड्रोजन बढ़ता है तो अम्ल बढ़ते हैं। यहाँ देखो, अगर H+ बढ़ता है, H+ बढ़ता है तो क्या बढ़ेगा अम्ल, और OH- बढ़ता है तो क्या बढ़ेगा, दो चीजें फिक्स हो गई। अगर अम्ल बढ़ता है तो हाइड्रोजन बढ़ेंगे, क्षार बढ़ेगा तो OH- बढ़ेंगे। अब ये दोनों एक बढ़ेगा और एक घटेगा, मैंने कहा पैरेलल है, यहाँ दोनों साथ हो गए। अब जब हाइड्रोजन बढ़ेगा तो हाइड्रोक्सिल घटेगा, हाइड्रोजन बढ़ेगा, हाइड्रोजन घटेगा तो हाइड्रोक्सिल बढ़ेगा, ये दोनों साथ नहीं चल सकते। जब भी इधर जाएंगे, जब भी हमें इधर जाएंगे, देखो जब भी इधर जाएंगे तो OH- बढ़ेंगे, जब भी इधर जाएंगे तो क्या होंगे OH- बढ़ेंगे। और जब भी इधर, जरूरी नहीं यहाँ से कहीं से भी चले जाओ, 7 से जाओ, 14 से जाओ, 13 से जाओ, जब भी इधर की तरफ जाएंगे या कम पीएच की तरफ जाएंगे तो H+ आयन बढ़ेंगे। अगर हाइड्रोजन इधर जा रहे हैं तो हाइड्रोजन कम होते रहेंगे, हाइड्रोक्सिल बढ़ते रहेंगे, इधर जा रहे हैं तो हाइड्रोक्सिल कम होंगे, हाइड्रोजन बढ़ते रहेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों का योग कितना होता है, दोनों का योग कितना हो गया 14, कहीं भी चले जाओ, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल का लिख लेते हैं, H+ और OH-, इन दोनों का योग हमेशा ही कितना होता है 14 होता है। पीएच कोई सा भी हो, कितना भी हो, कितने भी पीएच पर देखते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल दोनों मिलकर कितने होते हैं 14 होते हैं। और ये दोनों इक्वल कब होते हैं 7 पर इक्वल होते हैं, 7 पर 7 7 रहेंगे, इसलिए उदासीन हो गया। इधर जाएंगे तो हाइड्रोक्सिल बढ़ जाएंगे, इधर जाएंगे तो हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। जैसे मान लो 6 पीएच पर आ गए, पीएच मान कितना है 6 है, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या तो क्या होगी 8, और हाइड्रोक्सिल कितने हो गए 6, दोनों कितने हो गए कितने 14। अगर इधर जाएंगे पीएच जैसे यहाँ मैं किसी बात यहाँ बात की मैं किसकी 6 पीएच पर, तो 6 पीएच पर हाइड्रोजन तो कितने हो गए और हाइड्रोक्सिल कितने हो गए ये हो गए। अगर पीएच मान 8 पे बात करते हैं, देखो अगर 8 पर बात करते हैं तो हाइड्रोजन तो कितने हो गए 6, और हाइड्रोक्सिल कितने हो गए 8, ये कंडीशन हो गई पीएच मान 8 पे, ये कितने हो गई 6 पे। अब जैसे 9 पर चले गए तो हाइड्रोक्सिल कितने हो गए 9 हो गए, हाइड्रोजन फिर एक कम कर तो 5 हो गए। ऐसे जैसे इधर जाएंगे तो हाइड्रोजन कम होगा, इधर आएंगे तो हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि अब ये देखो पीएच का मान घटता है, जब भी पीएच की वैल्यू कम होती है, पीएच की वैल्यू का मतलब 14 से 13 और 13 से 12 होती है, पीएच की वैल्यू जब भी घटती है तो अपने पास कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन नंबर 1 देखो, पीएच घटेगा तो H+ आयन, H+ आयन क्या होंगे बढ़ेंगे, पीएच की वैल्यू कम होगी तो हाइड्रोजन क्या होंगे बढ़ेंगे, हाइड्रोजन क्या होंगे बढ़ेंगे। जब भी हाइड्रोजन बढ़ते हैं किसी भी कंडीशन में, हाइड्रोजन जब भी बढ़ते हैं तो OH- क्या होंगे, क्या होंगे घटेंगे, OH- की वैल्यू क्या होगी घटेगी, जाहिर सी बात है। अगर पीएच मान घटता है, पीएच मान घटता है तो हाइड्रोजन बढ़ते हैं, हाइड्रोजन अणु की सांद्रता बढ़ती है। जैसे पीएच 7 था, दोनों की वैल्यू मैंने बता दी कितनी थी 7 7, जब हमने इसको घटा दिया पीएच कितना हो गया 6, तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी हो गई 8, हाइड्रोजन बढ़ गया, और हाइड्रोक्सिल कितने हो गए 6, हाइड्रोक्सिल घट गया। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, आ गया जो। अगर ये दोनों ऐसे कैसे हो रहे हैं तो तीसरी कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन ये होगी, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या होगी, जब भी हाइड्रोजन बढ़ता है, जब भी हाइड्रोजन बढ़ता है तो क्या होगी अम्लता बढ़ेगी, जब भी हाइड्रोजन बढ़ता है तो अम्लता बढ़ेगी। जब भी अम्लता बढ़ रही है, जब भी अम्लता बढ़ रही है तो क्या होगा क्षारीयता घटेगी, अम्लता बढ़ेगी तो क्षारीयता घटेगी।
अपने पास जब पीएच मान घटता है, मैंने ये नहीं कहा कहां से घटता है, कहीं से भी घटता हो, कहीं से भी घटता हो, कंडीशन कौन सी होगी अपने पास, पीएच मान घटता है तो हाइड्रोजन बढ़ेंगे, स्वाभाविक हाइड्रोजन बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, OH माइनस घटेंगे ही घटेंगे, चाहे कहीं से घटा के देख लो, अम्लता बढ़ेगी, कहीं से भी पीएच मान कम होता है तो अम्लता बढ़ेगी, लेकिन हम यहाँ से देखते हैं क्योंकि माध्यम क्षारीयता होता है तो अम्लता यहाँ से बढ़ना है, इसलिए हमने पीएच को यहाँ पे मान लिया, बाकी कहीं से भी कम करो कंडीशन यही होगी, और क्षारीयता घटेगी, यहाँ से कम की तरफ आएंगे तो क्षारीयता घटेगी, घटेगी कब, जब अम्लता बढ़ने की कोशिश कर रही है, दोनों जब 7 तक होते हैं तब उदासीन होगा, 7 के बाद जब बढ़ना स्टार्ट होता है अम्ल तो माध्यम अम्लीय होगा, तब तक अम्ल का कोई योगदान नहीं होगा, यहाँ तक ठीक है। अब देखो इसका हमने थोड़ा सा इसका दिया, अब दूसरी कंडीशन देख लें अपन, दूसरी कंडीशन अपने पास क्या है, जब पीएच मान घटता है तब ठीक था, अब आगे वाली कंडीशन ये देख लो, जब पीएच मान बढ़ता है, चाहे वो 1 से बढ़ता हो जाए, 4 से बढ़ता हो जाए, 7 से बढ़ता हो जाए, 14 से बढ़ता हो, पीएच की वैल्यू 1 से लेकर 0 से लेकर 14 तक है, चाहे कहीं से भी बढ़ता हो, पीएच मान बढ़ेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, पहला प्रभाव देख लो, जब भी पीएच मान बढ़ता है, पीएच मान बढ़ता है तो हाइड्रोजन क्या होंगे, घटेंगे, H प्लस आयन क्या होंगे, घटेंगे, हाइड्रोजन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पीएच मान बढ़ता है, पीएच मान बढ़ता है तो हाइड्रोजन आयन घटेंगे, जब भी हाइड्रोजन घटेंगे तो आपको पता है क्या बढ़ेगा, OH माइनस आयन बढ़ जाएंगे, जब उल्टा होगा क्योंकि इसमें घट रहे थे तो इसमें स्वाभाविक बढ़ेंगे। तीसरी कंडीशन क्या होगी, जब भी हाइड्रोजन आयन घटता है तो हाइड्रोजन आयन घटता है तो क्षारीयता, क्षारीयता में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षारीयता बढ़ेगी, जब हाइड्रोजन घटता है हाइड्रोक्सिल बढ़ता है तो क्षारीयता क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ गई सब। अब आगे चौथी कंडीशन क्या होगी, अम्लता घटेगी, क्या होगी, अम्लता घटेगी, हमने देखी चीजें कौन कौन सी, पीएच स्केल वैल्यू 0 से लेकर 14 तक, 7 से कम वाला अम्लीय माध्यम, 7 से ज्यादा वाला उदासीन माध्यम, अगर यहाँ कोई लिटमस पत्थर डुबोते हैं और वो नीले रंग का होता है, चाहे लाल डुबो या नीला डुबो, नीला होना चाहिए, वो कौन सा हो गया, क्षारीय माध्यम, नीला डुबोएंगे तो नीला रहेगा मतलब क्षारीय है, लाल डुबोएंगे तो नीला हो गया मतलब कौन सा हो गया, क्षारीय हो गया। अगर यहाँ देखो, अगर कोई भी लिटमस पत्थर डुबोते हैं और लाल रंग का हो जाता है, किसी भी लिक्विड में लिटमस पत्थर डुबोते हैं कोई सा भी, वो लाल रंग का होता है, लाल डुबो तो लाल रहेगा, नीला डुबो तो भी क्या हो जाएगा, लाल, तो माध्यम कौन सा हो गया, अम्लीय। अगर किसी भी पत्थर का रंग लाल होता है तो कौन सा हो गया, अम्लीय हो गया, नीला होता है तो कौन सा हो गया, क्षारीय, यहाँ तक ठीक है। फिर देखो पीएच, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल का योग, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल का योग हमेशा क्या होगा, 14 होगा, यहाँ तक ठीक है। फिर हमने देखा उदासीन माध्यम कितना होता है, 7, उदासीन पीएच कितना होता है, 7, इस 7 पीएच पर हाइड्रोसिन और हाइड्रोक्सिल दोनों ही कितने होंगे, 7 7, जब हाइड्रोजन बढ़ता है मतलब अम्ल बढ़ रहा है, हाइड्रोक्सिल बढ़ रहा है मतलब क्षार बढ़ रहा है। अब देखो इधर मैंने बताया था 8 पीएच पर, पहले हमने बात की 7 पीएच पर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल कितने हो गए, 7 7 हो गए, 8 पीएच होगा मतलब पीएच मान बढ़ रहा है तो हाइड्रोक्सिल बढ़ जाएंगे, तो क्या बढ़ेगा, हाइड्रोक्सिल बढ़ जाएंगे, हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, कम, तो 8 पीएच पर हाइड्रोजन तो कितने हो जाएंगे, 6, हाइड्रोक्सिल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 9 पीएच होगा तो यहाँ 9 हो जाएंगे, यहाँ 5 हो जाएंगे, यहाँ 10 होगा तो यहाँ 10 हो गए, यहाँ 4 हो जाएंगे, समझ गए। जैसे जैसे इधर बढ़ रहा है हाइड्रोजन बढ़ रहा है, ये देखो हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो हाइड्रोक्सिल अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम। अगर इधर आ जाएंगे जैसे 6 पीएच पर आ गए तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, हाइड्रोक्सिल कितने हो गए, 6। अगर यहाँ आ जाएंगे तो 9 और 5 हो जाएंगे, यहाँ होंगे 10 और 4 हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं है, समझ गए इतना तो, ओके। अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, उदासीन माध्यम यूनिट्स आ गई। पीएच की भी देख ले, पीएच मान बढ़ता है तो क्या होता है, पीएच मान घटता है तो क्या होता है, जब भी पीएच मान घटेगा तो पीएच मान घट सॉरी जब भी पीएच मान घटता है तो हाइड्रोजन बढ़ते हैं, अम्लता बढ़ेगी, क्षारीयता घटेगी और OH माइनस आयनों की सांद्रता घटेगी। जैसे इसका उल्टा पीएच मान बढ़ता है तो हाइड्रोजन आयन घटेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ेंगे, क्षारीयता बढ़ेगी, अम्लता क्या होगी, घटेगी। ये बात थी किसकी, पीएच स्केल की। यहाँ तक समझ आ गया, आगे चलते हैं। अब एक चीज देखो, पीएच अपने इतनी बड़ी कहानी पढ़ ली तो सर पीएच की परिभाषा ही नहीं पढ़ी अब तक। पहले देख लो
पीएच की परिभाषा। पीएच का मतलब पता चल गया। पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, हाइड्रोजन आयन का पावर। ये शब्द किसने दिया? एसपीएल सोरेसन दिया। कब दिया? 1909 में दिया। पीएच कहां से होता है? 0 से लेकर 14 तक पीएच होता है। यहां तक ठीक है। अब आगे देखो पीएच की परिभाषा क्या होती है। पीएच मतलब हाइड्रोजन आयन के, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक, ऋणात्मक लघुगणक, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक मान को, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक मान को पीएच कहते हैं। बताएं पीएच। हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लघुगणक मान होगा ना, उसे क्या कहेंगे? पीएच मान। ऋणात्मक लघुगणक का माइनस लोग, सीधी सी बात होगी, क्या हो गया? माइनस लोग। अब देखते हैं इसका सूत्र क्या होगा भाई। पीएच का सूत्र क्या होगा? पीएच का सूत्र होगा लोग 1/H या H+. सूत्र क्या होगा इसका? लोग 1/H. अब तो हाइट माइनस नहीं दिख रहा, समस्या तो है कि, तो कुछ जगह लिखा हुआ मिलता है माइनस लोग H+. बात है कि मैंने इसको एक में बटा में कर दिया, यहाँ से माइनस हटा दिया, यहाँ सीधा कर दिया, तो फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास? माइनस लोग H+ आयन। पीएच की सूत्र क्या है? लोग 1/H आयन या 1/, मैंने लिखता है H ऊपर में लिखता हूं, माइनस लोग H+ आयन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ये क्या हो गया? पीएच का फॉर्मूला सूत्र हो गया, कोई डाउट नहीं। पीएच की परिभाषा में हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक जो लघु गुणक मान होता है, ऋणात्मक लघु गुणक माइनस लोग वाला जो मान था उसे क्या कहेंगे? पीएच कहेंगे। पीएच की वैल्यू 0 से लेकर 14 तक हो गई। पीएच कहां से? 7, 0 से 7 तक अम्लीय हो गया, 7 उदासीन हो गया, 7 से 14 कौन सा हो गया? क्षारीय हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। पीएच स्केल क्या होता है पता चल गया। पीएच मीटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो पीएच को नोट करती है, उसे क्या कहती है? पीएच मान। अब मैंने पहले लिखवाया था, देखो एक बार रिवीजन करवा देता हूं। हमने यहाँ से शुरुआत की थी मर्दा पीएच। हमने मर्दा पीएच को पहले होल्ड किया था, यहाँ हमने इसको होल्ड कर दिया था। होल्ड करके हमने पहले बात की थी इसकी पीएच की। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सांद्रता। इसे तो हमने क्या कर दिया? पीएच कर दिया। ये शब्द किसने दिया? एसपीएल सोरेसन दिया। कब दिया? 1909 में दिया सर, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू कहां तक होती है? 0 से 14 तक होती है। इसका मान कहां तक? 0 से लेकर 14 तक होगा। ये मापन किससे करते हैं? लिटमस पत्र। पहले काम में थे लिटमस पत्र। लिटमस पत्र का मतलब था जो कागज था, कितने रंग का? 2 रंग का, नीले और लाल। आगे डिस्कस। दूसरा किससे? पीएच स्केल। ये पीएच स्केल से रीडिंग करने के लिए हम क्या काम करते हैं? लिटमस पत्र। क्या काम करते हैं? लिटमस पत्र। में एक चीज और बता दूं आपको, जैसे ये है पीएच स्केल, ये क्या है? आगे बनाया हुआ पीएच स्केल। ये पीएच स्केल यहाँ पर रीडिंग है, यहाँ अलग अलग रंग लिखे हुए हैं, यहाँ अलग अलग रंग लिखे हुए हैं। हमने डुबोया कागज। अब जरूरी नहीं वो डुबोते पूरा लाल हो जाएगा या पूरा नीला हो जाएगा। अगर हल्का नीला होगा, देखो इधर, अगर ये नीला हो जाता है, हल्का नीला हो जाता है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? उस पीएच स्केल पर अलग अलग रंग के धब्बे लगे होते हैं, अलग अलग रंग के चार्ट लगे होते हैं पीएच पर। जैसे 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, हर पॉइंट पर अलग अलग रंग का चार्ट लगा होता है। अब उसको डुबोएंगे तो जितना नीला होगा वहां मैच कराएंगे। भाई देखो यहाँ इतना नीला हो गया तो ये पीएच कितना हो गया? 8.5। ये नहीं डुबोता है भाई, हम सारे हो गया। जैसे जैसे डुबोते जाएंगे ना, वैसे रंग परिवर्तित होता जाएगा। उसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल। नंबर कहाँ था? 0 से लेकर 14। बाकी कहानी समझ गए। पीएच मीटर, दो ही काम मिलते हैं, मापन तो दो से करते हैं, पीएच स्केल से और पीएच मीटर से। ये लिटमस पत्र तो पीएच स्केल के लिए काम में लेते हैं। ये सामान्य यूज करते हैं। भाई कौन सा अम्लीय क्षारीय है तो पता चल गया, क्योंकि अकेला स्केल बेचारा क्या करेगा? स्केल तो अकेला कुछ कर नहीं सकता लिटमस पत्र के बजाय। तो हमने तीनों चीजें लिख दी। वैल्यू कहां तक होगी? 0 से लेकर 14 तक हो गई। आ जाओ आगे। अब हमने यहाँ लिटमस पेपर ले लिया सबसे पहले। तो कागज का पेपर होता है, लाल और नीले रंग का हो गया। 0 से 14 होगा पीएच मान तो अम्लीय, सॉरी 0 से लेकर 7 होगा तो अम्लीय होगा, 7 होगा उदासीन, 7 से 14 कौन सा हो गया? क्षारीय। अब लिटमस पत्र ले लो, हमने पहला नीला लिया। नीला अगर लाल होता है तो अम्लीय हो गया, नीला लाल का कोई परिवर्तन नहीं होता है तो भी क्या होगा? अम्लीय। हमने दूसरी बार नीला लिया और नीला परिवर्तित नहीं हुआ, नीले में परिवर्तन नहीं हुआ तो कौन सा हो गया? क्षारीय। जब लाल लिया नीला हो गया तो कौन सा हो गया? क्षारीय। माध्यम पता चल गया। अब देखो अम्ल लिखा हुआ है, ये हाँ अम्ल लिखा हुआ है। नीले को क्या करता है? लाल लिखता है। स्वाद क्या होता है? खट्टे होते हैं। इसका पीएच क्या होता है? 0 से लेकर 7 होगा। क्षार होगा तो लाल को क्या करेगा? नीला करेगा। स्वाद क्या होंगे? तीखे या कड़वे होंगे। और पीएच क्या होगा? 7 से लेकर 14 होगा। आगे आ जाओ। अब हमने लिख दिया पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक पूरा लिख दिया। अगर नीला है तो क्षारीय है और लाल है तो अम्लीय हो गया। अब यहाँ हमने चीजें देखी क्या?
जब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल दो होते हैं तो इनका योग कितना होता है 14। ये दोनों बराबर कब होते हैं जब उदासीन पीएच 7 होगा, 7 पर हाइड्रोजन भी 7 होते हैं और हाइड्रोक्सिल के साथ दोनों प्लस माइनस कर गए तो कितने हो गए साहब 0 हो गए, तो माध्यम क्या हो गया उदासीन हो गया। फिर देखो अगर पीएच मान हाइड्रोजन बढ़ता है तो अम्ल बढ़ेगा, अम्ल बढ़ेगा मतलब पीएच मान कम हो रहा है। यहाँ लिखा हुआ पीएच मान घटता है तो अम्ल बढ़ेगा, अम्ल बढ़ेगा, अम्ल बढ़ता है तो पीएच मान घटेगा, स्वाभाविक डिसीजन। फिर यहाँ देख लो पीएच मान बढ़ रहा है तो हाइड्रोक्सिल क्या होंगे बढ़ेंगे, हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, यहाँ ठीक है। फिर पीएच मान घटता है बढ़ता है, दोनों चीजें मैंने बता दी। आगे आ जाओ, आगे लिखा हुआ पीएच की परिभाषा हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक मान को क्या कहते हैं पीएच कहते हैं। बस इसका फॉर्मूला सूत्र क्या होगा, सूत्र हो गया log 1/H प्लस आयन या फिर माइनस log H प्लस आयन, ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, मर्दा पीएच की, इसकी बात करते हैं मर्दा पीएच, जो अपना मेन टॉपिक था मर्दा पीएच, सोइल पीएच। अब अगर सर मर्दा में पीएच क्यों पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, एक चीज ध्यान रखना, कोई पूछते मर्दा कितने प्रकार के तो तुम बता दो कि अम्लीय, क्षारीय, अम्लीय क्षारीय और सॉरी अम्लीय क्षारीय लवणीय, लवणीय क्षारीय, ये मर्दा के प्रकार नहीं होता है। ये मर्दा में जब परिवर्तन होता है, अम्लों का जो क्षारों का संतुलन बिगड़ जाता है या पीएच का संतुलन बिगड़ जाता है तब ये मर्दा बेकार हो जाती है, उसे कहते हैं ये बेकार होने वाले मर्दा, विकसित मर्दा है। ठीक है, तो ये पीएच, ये सोइल पीएच हम क्यों पढ़ेंगे, मर्दा की अम्लता को जांच करने के लिए क्यों पढ़ते हैं, मर्दा जांच के लिए, मर्दा की जांच के लिए। और जांच भी किसकी करते हैं, अम्ल और क्षार या हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सी की जांच करते हैं, तो ये पीएच काम में आता है। ये क्या हो गया मर्दा पीएच हो गया, यहाँ तक ठीक है। पीएच की वैल्यू कहाँ तक होती है। अब मर्दा का पीएच निकालेंगे कैसे भाई, ये तो हमने बात करें लिक्विड की, अगर लिक्विड घोल होगा तो अपन क्या डुबोएंगे, पेपर डुबोएंगे, उसी में पीएच मिट्टी डालेंगे। अब जैसे मिट्टी, मिट्टी में कैसे डालेंगे, अब उसमें मिट्टी में डालने क्या पड़ता है, पहले आसुत जल लेना पड़ता है, कौन सा डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर जानते हो, आसुत जल लेंगे, आसुत जल का पीएच कितना होता है 7, देख लो जो आसुत जल होता है, आसुत जल का पीएच कितना होता है 7 पीएच होता है। जब भी हम किसी भी ठोस पदार्थ का, मर्दा का पीएच निकालने की कोशिश करेंगे तब जल कौन सा काम में लेंगे, आसुत जल। अब मर्दा लेंगे, ठीक है, उस मर्दा में जल मिलाएंगे, जल मिला के हम घोल करेंगे, घोल मिलाने से क्या होगा, जितने भी अम्ल और क्षार थे ना वो पानी में आ जाएंगे, उसको जान लेंगे, उसके बाद पीएच मीटर से हम रीडिंग नोट कर लेंगे। क्या करना पड़ेगा हमें, जो मर्दा था, मर्दा का घोल बनाना पड़ेगा किसके साथ, आसुत जल के साथ, आसुत जल के साथ घोल बनाया, घोल बना के उसको छान लेंगे, उस घोल में क्या होगा, अम्ल साथ है वो घोल में आ गए, फिर उसका पीएच निकाल लेंगे। अब देखो मर्दा का पीएच से क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्या पढ़ने वाले हैं। अगर मर्दा का, अगर मर्दा का पीएच, अगर मर्दा का पीएच कहां तक होता है, 0 से लेकर 6.5 तक होता है, या हम किसे कहेंगे 7 से कम होता है। अगर किसी भी मर्दा का, पहली कंडीशन, किसी मर्दा का पीएच 0 से 6.5 या 7 से कम होगा तो वो मर्दाएं कौन सी होगी, अम्लीय, कौन सी मर्दाएं होगी, अम्लीय मर्दाएं। दूसरी कंडीशन, अगर मर्दा का पीएच 6.5 से 7.5 तक है, कितना है 6.5, ये मर्दा की बात है, तो मर्दा कौन सी होगी, उदासीन, कौन सी हो गई, उदासीन मर्दा। तीसरी कंडीशन आ गई अपने पास, पीएच की वैल्यू कितनी है 7.5 से लेकर 14 तक है, 7.5 से लेकर 14 है, या कितनी है 7 से अधिक है, 7 से अधिक, यह 7 से कम, यह 7 से अधिक, तो मर्दा कौन सी हो गई, क्षारीय मर्दाएं हो गई, कौन सी मर्दाएं हो गई, क्षारीय मर्दाएं हो गई। यहाँ तक ठीक है, हमने देखा मर्दा पीएच, मर्दा पीएच यही होता है 0 से लेकर 14 तक हो सकता है, यहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है, 0 से 7 तक होगा तो अम्लीय हो गया, 7 हो गया तो उदासीन, और 7 से 14 हो गया तो क्षारीय हो गया। यहाँ मिल गए 6.5 से लेकर 7.5, इसको हमने क्या कर दिया, उदासीन मर्दा। अब एग्जैक्ट पीएच 7 थोड़ी होगा, 6.5 से लेकर 7.5 वाले मर्दाएं जो कि वो क्या होगी, उदासीन होगी।
इन तीनों में से सर्वोत्तम किसके लिए, कृषि के लिए सर्वोत्तम या उपयुक्त मृदा पीएच कौन सा है, कृषि के लिए उपयुक्त मृदा पीएच कौन सा हो गया 6.5 से लेकर 7.5, यही से देख लो। कृषि के लिए उपयुक्त या सर्वोत्तम मृदा पीएच 6.5 से 7.5, क्यों जी, क्योंकि इस पीएच पर सारे पोषक आसानी से उपलब्ध होने लग जाते हैं। अगर पीएच ज्यादा होगा, जब पीएच ज्यादा होगा 7 से अधिक होगा, तो जो सारे सल्फेट आयंस है ना, कार्बोनेट सल्फेट, वो पौधों को प्राप्त होने लग जाएंगे, और अम्लीय होगा तो आयरन एल्यूमिनियम ये प्राप्त होंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, जो पौधों को शक्ति देता है फास्फोरस, कौन सा तत्व है, फास्फोरस, ये कितने पीएच पर उपलब्ध होता है 6.5 से लेकर 7.5 पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बाकी अगर क्षारीय होगा तो उपलब्ध कम होगा, अम्लीय होगा तो उपलब्ध कम होगा। यहाँ तक ठीक है। एक चीज और, तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता, ये इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म जीवों के सबसे पहले तो मृदा में सूक्ष्म जीव सर्वाधिक होते हैं, कौन से, जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया हो गए, एक्टिनोमाइसीट्स हो गए, कवक हो गए, शैवाल हो गए। सर्वाधिक सूक्ष्म जीव मृदा में पाया कौन सा, सर्वाधिक पाया जाता है जीवाणु। मृदा में सर्वाधिक जो सूक्ष्म जीव है ना, वो कौन से हैं मृदा में, जीवाणु है। अब जीवाणुओं की क्रियाशीलता पूछ लो, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता पूछ लो, एक ही बात है। एक चीज मैं आपको यहाँ पूछ लेता हूँ, मैंने पहले बता तो दिया होगा, नहीं बताया तो आज और बता देता हूँ। दिख तो रहा है, नहीं दिखा हो तो बताना, दिख रहा है, ओके, आ जाओ वापिस। अब सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता, सूक्ष्म जीव हमेशा ही अम्लीय मृदा में क्रियाशील होते हैं। कौन सी मृदा में, अम्लीय मृदा में अधिक क्रियाशील होते हैं, और अम्लीय मृदा में अधिक हो रहे हैं तो सारी मृदा में ऑटोमेटिकली कम हो गए, पूछने की जरूरत नहीं है। और मृदा में सर्वाधिक सूक्ष्म जीवों की बात है, सर्वाधिक सूक्ष्म जीव कौन से हैं, जीवाणु है। अब मैं आपको पूछने वाला था कि इंस्टीट्यूट का नाम, कौन से इंस्टीट्यूट का नाम देख लोगे, एनबी का मतलब है नेशनल ब्यूरो, AIM, ये सीधा सा सवाल है मेरा, NBAIM, लिखो देखे फटाफट इस इंस्टीट्यूट का पूरा नाम, NBAIM, लिख तो रहा है कौन, लिखो जल्दी से, NBAIM, हाँ NBAIM, हाँ बेटा पूरा नाम लिखो, NBAIM, तो ये तो मैंने लिख दिया है, पूरा नाम लिखो, बताऊं, चलो ठीक है बेटा मैं बताता हूँ। NBAIM, एनबी का मतलब होता है नेशनल ब्यूरो, ध्यान से सुनना, ये प्रश्न हर बार आता है। एनबी का मतलब क्या होता है, नेशनल ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो। मैं इसकी पूरी कहानी बता दूं आपको, देखो, अगर बात करते हैं नेशनल ब्यूरो की, किसकी बात करते हैं, नेशनल ब्यूरो की, भारत, इस भारत में नेशनल ब्यूरो है कितने, गुरुजी 6 नेशनल ब्यूरो है भारत में। नेशनल ब्यूरो कितने हैं, 6 हैं, कितने हैं, 6 हैं। यहाँ तक कुछ नहीं, 6 नेशनल ब्यूरो गए भारत में, एक ये भी 6 में से, ये 6 कौन कौन से हैं, पहला देख लो भाई, एनबी का मतलब क्या होगा, नेशनल ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो। पहला हो गया पीजीआर, एनबी पीजीआर, यहां तक कोई डाउट नहीं। दूसरा एनबी नेशनल ब्यूरो, दूसरा हो गया क्या, एजीआर, एनबी पीजीआर, दूसरा हो गया एनबी एजीआर। तो तीसरा, तीसरा हो गया भाई एनबी एफजीआर, कौन सा हो गया, एनबी एफजीआर, यहां तक। चौथा, चौथा है भाई एनबी एआईआई, चौथा कौन सा हो गया, एआईआई हो गया। तो जी पांचवा, पांचवा है एनबी एसएस एंड एलयूपी हो गया भाई पांचवा। तो जी छठा, अब छठा तो मुझे भी नहीं पता, छठा तो
मुझे भी नहीं पता। पहला कौन सा गया पीजीआर, दूसरा क्या हो गया एजीआर, तीसरा क्या हो गया एफजीआर, चौथा क्या हो गया एआईआई और पांचवा कौन सा हो गया एनबीएसएस एंड एलयूपी। तो गुरुजी छठा दिक्कत हो गई ना, अब छठा याद नहीं है, याद नहीं आ जाओ एनबीएआईएम। छठा कौन सा हो गया एनबीएआईएम हो गया, आ गया याद छठा कौन सा हो गया एनबीएआईएम। गुरुजी ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, दिक्कत कहाँ है कि ये है कहाँ, दिक्कत कहाँ है कि ये है कहाँ। एनबी का मतलब समझ जाओगे नेशनल ब्यूरो हो गया, एनबी का मतलब क्या हो गया नेशनल। पहले हम इसका नाम लिख लें एआईएम का, जो अपने काम चल रहा था नेशनल ब्यूरो। एक का मतलब था एग्रीकल्चरल, क्या हो गया एग्रीकल्चरल। आई का मतलब हो गया इंपोर्टेंट, आई का मतलब क्या हो गया इंपोर्टेंट। एम का मतलब हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक ठीक हो गया। हमने बात कर रहे थे पीएच की, पीएच का मतलब क्या क्या था हमने पता कर लिया। फिर पीएच में से बीच में याद आ गया मर्दा जीवों की क्रियाशीलता। क्रियाशीलता मर्दा जीवों कहाँ होगी, जब अम्लता ज्यादा होगी ना तो क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। अब मर्दा में सर्वाधिक सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं भाई, जीवाणु होते हैं। अब सूक्ष्म जीवों से संबंधित इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो गुरुजी ये रहा एनबीएआईआईएम, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट माइक्रो। तो गुरुजी तो अंग्रेजी में बता दिया, हिंदी में क्या होगा राष्ट्रीय, हिंदी में क्या होगा हिंदी में क्या होगा राष्ट्रीय एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट माइक्रो। एग्रीकल्चर में कृषि, इंपोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव, राष्ट्रीय कृषि महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव ब्यूरो गया जी। कौन सा हो गया राष्ट्रीय कृषि महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव ब्यूरो। गुरुजी है कहाँ, अब देख लो भाई कहाँ है ये कहाँ है उत्तर प्रदेश में भाई, ये कहाँ है मऊ उत्तर प्रदेश, पहले एमपी में था अभी यूपी में, महू उत्तर प्रदेश में। अब अपने पास एक चीज तो समझ में आ गई इतनी कहानी में से, भाई सूक्ष्म जीव भी होते हैं, सूक्ष्म जीव का मतलब होता है जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु तो नहीं होते, ये होते हैं एक्टिनोमाइसीन। अब सर्वाधिक कौन से होते हैं, सर्वाधिक जीवाणु होने लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हो गया कि सर जीवाणु से संबंधित इंस्टीट्यूट कौन सा है, कि एनबीएआईएम है। कौन सा है एनबीएआईएम, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और ये कहाँ है मऊ उत्तर प्रदेश में, लिख दूं क्या मऊ उत्तर प्रदेश, ये कहाँ हो गया मऊ यूपी में हो गया। यहाँ तक ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, अपने को थोड़ी जगह मिल जाएगी। समझ तो गए, ये लो भाई गुरु जी को छोटा कर दिया अपन, ज्यादा छोटा करेंगे दिक्कत हो जाएगी, कितना कर दिया समझ में आ गया इतना तो। अब अपने पास नाम कितने बच गए, 5 बच गए। कहाँ है गुरु जी, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट माइक्रो सूक्ष्म जीव, ये समझ में आ गया। तो गुरु जी नेशनल ब्यूरो का समझ में आ गया, और जहां ए लिखा हुआ है उसका भी समझ में हो गया, आई का भी समझ में हो गया, मतलब नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट। यहाँ तक समझ आ गया गुरुजी की ये आई क्या है, दोबारा आई आ गया। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट समझ में आ गया। इस आई का मतलब हो गया इंसेक्ट, आई का मतलब क्या हो गया इंसेक्ट। इंस्टीट्यूट नंबर कितना आ गया अपने पास, चौथा है कौन सा ए आई आई एन भी समझ गए, नेशनल ब्यूरो तो एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट इंसेक्ट लिख दो डायरेक्टली, एग्रीकल्चर शॉर्ट में लिख दूं, इंपोर्टेंट शॉर्ट में लिख देते हैं और इंसेक्ट बड़ा लिख देता हूँ इंसेक्ट। अब इंसेक्ट का मतलब होता है भाई कीट होता है। अब अगर गुरुजी कीट क्या होता है, ये भी कोई प्राणी है, कीट भी क्या है प्राणी। कैसा होता है, ऐसा होता है भाई कीट, कैसा होता है ऐसा। अगर किसी भी प्राणी के शरीर के 3 भाग हो या खंड कितने हो, 3 खंड हो, कितने खंड हो 3। पहला हो जी हेड हो, पहले वो अपन सीधी कहें। दूसरा हो जी थोरेक्स हो, दूसरा कौन सा हो थोरेक्स। और तीसरा एब्डोमेन हो, एब्डोमेन। अगर किसी भी प्राणी के शरीर के 3 टुकड़े हैं,
पहला हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन है, तो वो क्या हो गया कीट। तो गुरुजी ऐसा किसी के भी उत्तर हो सकते हैं भाई। अगर इस हेड में दो आंखें और वो भी कंपाउंड हो, जुड़ी हुई हो, दो कंपाउंड आंखें होती है, तो ये क्या होगा कीट होगा। कोई बात नहीं गुरुजी। क्या सर वो लाइन सी भी आती है ना, हाँ, कि एक जोड़ी श्रृंगिकाएं होगी तो ये कीट होगा जी, नहीं कीट नहीं होगा। यहाँ तक ठीक है। अब तक देखा शरीर के अगर 3 खंड होंगे, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, तो ही कीट है। दो आंखें हैं वो भी कंपाउंड है तो ही कीट है। और दो श्रृंगिकाएं, यानी श्रृंगिकाएं यहाँ निकाल दो होगी हेड बनी, बीच में नहीं होगी। अगर दो कंपाउंड आई है या एक जोड़ी आंखें हैं कंपाउंड है तो कीट है। एक जोड़ी श्रृंगिकाएं या दो श्रृंगिकाएं हैं तो क्या है कीट है गुरुजी। सही चलेगा किसी पैरों से चलेगा। अब पैर कितने होने चाहिए तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ लिख देता हूँ पैर, पैर तो लाल लिखना पड़ेगा, दिख नहीं रहा गुरुजी। पैर कितने होंगे? पैर होंगे 6। अब जिसके भी 6 पैर हैं वो हेक्सापोडा का है। और सारे ही कीट किसमें आते हैं? हेक्सापोडा गण में आते हैं। किसमें आते हैं? हेक्सापोडा। हेक्सा का मतलब 6, पोडा का मतलब पाद। हेक्सापोडा 6 पाद वाला कोई भी गण है ना वो कीटों का, ये सारे कीट वही उसी गण में बैठे रहते हैं। यहाँ तक ठीक है। 6 पैर गुरुजी कैसे? अब 6 पैर नहीं लिखो तो 3 जोड़ी लिख देना। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। अगर किसी में 2 आंखें हैं कंपाउंड है, 2 श्रृंगिकाएं हैं और 3 जोड़ी या 6 पैर है तो वो क्या हो गया? कीट हो गया। कोई डाउट नहीं। कीट ही पढ़ना था ना मैं। अब आप पढ़ लोगे गुरुजी कई बार कीटों को क्या करते हैं? पेस्ट कहते हैं। कीटों को क्या कहते हैं? पेस्ट कहते हैं भाई। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड में वहां पेस्ट लिखा होता है। पेस्ट क्या होता है? पेस्ट होता है कि कोई हानि पहुंचा रहा है तो पेस्ट है, हानि नहीं पहुंचा तो आपका कीट है। अगर कोई कीट हानि पहुंचा रहा है, बेनिफिशियल है तो कीट है। अगर बेनिफिशियल नहीं भी है तो भी कीट है। और बेनिफिशियल नहीं भी है कीट है। अगर हार्मफुल हो गया ना तो वो इंसेक्ट हो गया डायरेक्ट, सॉरी वो क्या हो गया? पेस्ट हो गया। अगर हानि दे रहा है, हार्मफुल है तो क्या हो गया? पेस्ट हो गया। उसको पेस्टिसाइड से मार देंगे। और बाकी हानि दे रहा है कि नहीं दे रहा है पता ही नहीं चल रहा तो वो इंसेक्ट हो गया। इंसेक्ट का मतलब ये गणित देख लो, 3 शरीर का भाग हो गए, 3 जोड़ी पैर हो गए, ये आंखें हो गई, ये टुकड़े हो गए, जो भी हो गया ये हो क्या हो गए? इंसेक्ट हो गए। मिटा दो इसको। मिटाने के बाद अपने पास वो एक ही फॉर्मूला है, ये वाला। अब क्या क्या मिटेगा इससे ये भी पता नहीं है। ज़्यादा मिटेगा कम, बहुत ज़्यादा मिटने लगे। देख लेते हैं एक बार। ज़्यादा नहीं मिट रहा। अब क्या गड़बड़ होगी? पहले ये जा रहा है, वापस देखो मिटा देगा। और चलो सही मिट गया। आ जाओ वापस। चौथा और अपना मिट गया। चौथा कौन सा लिख लिया था नाम? चौथा कौन सा था? ये NBAIM, नेशनल ब्यूरो पता है। एक का एग्रीकल्चर पता था, देख लो। नेशनल ब्यूरो ऑफ तो आएगा ऑफ एग्रीकल्चर, इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट इंसेक्ट। राष्ट्रीय कृषि महत्वपूर्ण कीट ब्यूरो, राष्ट्रीय कृषि महत्वपूर्ण कीट ब्यूरो। तो गुरुजी कहाँ है? ये बंगलोर में, भाई कर्नाटक। बेंगलोर कर्नाटक में हो गया। कहाँ हो गया? बेंगलोर कर्नाटक में हो गया। यहाँ पे गुरुजी कोई बात नहीं। फिर गुरुजी ये NBSS एंड LU के बीच में कहाँ से आ गया? नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे और लैंड यूज प्लानिंग, ये मैंने सोइल में बताया हुआ है अभी। कहाँ है ये? नागपुर है। पूरी चीज देखो तो पीछे देख लेना। नागपुर का ये महाराष्ट्र में। यहाँ तक भी ठीक है गुरुजी। गुरुजी को अपने को पता चल गया। एक तो मऊ वाला पता चल गया कि सूक्ष्म जीवों का है। गुरुजी का एक इंसेक्ट का पता है बेंगलोर कर्नाटक में, और एक ये मर्दा वाला कहाँ है? नागपुर में। दिक्कत आ गई कि सिर्फ PGR AGR FGR क्या है? एन का तो पता है कि P का मतलब प्लांट, A का मतलब एनिमल, F का मतलब फिश। देखो P का मतलब तो क्या हो गया? प्लांट हो गया, हमने ऐसे लिख दिया। दूसरा A का मतलब क्या हो गया? एनिमल हो गया भाई, कोई नहीं। तो गुरुजी का तीसरा F का मतलब क्या हो गया? फिश। मछली की आंखें नीली होती है, हमने नीला लिख दिया। P का मतलब प्लांट, A का मतलब एनिमल, F का मतलब फिश हो गया। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश। GR का मतलब जेनेटिक रिसोर्सेज, जेनेटिक रिसोर्सेज। तो गुरुजी ये क्या हो गया? जेनेटिक रिसोर्सेज का मतलब देखो इधर, जेनेटिक रिसोर्सेज। एक तो होता है रिसर्च अनुसंधान। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है?
रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। नेशनल ब्यूरो का मतलब राष्ट्रीय, ब्यूरो प्लांट का मतलब पादप आनुवांशिकी, पादप आनुवांशिकी, और रिसोर्सेज का मतलब है रिसोर्सेज सर्वेक्षण। क्या होता है? राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी सर्वेक्षण ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी सर्वेक्षण ब्यूरो। यहाँ पी का मतलब प्लांट लिखा हो तो पादप आनुवांशिकी ब्यूरो कहाँ है? पादप आनुवांशिकी ब्यूरो कहाँ है? दूसरा एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ है? और फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ है? आ जाओ लिख ले। पहला प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ गया? नई दिल्ली में जी। राज्य कौन सा है? खुद ही राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश, जरूरत नहीं राज्य की। एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज आ जाओ। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल, पशु आनुवांशिक सर्वेक्षण ब्यूरो, पशु आनुवांशिक ब्यूरो। ये कहाँ स्थित है जी? ये है करनाल में। और करनाल का राज्य कौन सा है भाई? हरियाणा का है। अब लास्ट बच गया केंद्रीय नेशनल ब्यूरो, राष्ट्रीय मछली आनुवांशिक सर्वेक्षण ब्यूरो। अब मछली का कहाँ है? ये भाई कहीं नहीं है, लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। कहाँ है? अब एक मछली का और ही पूछ सकते हैं आपको, कौन सा? आपने डिम्ड यूनिवर्सिटी देखी है? समतुल्य विश्वविद्यालय, समतुल्य विश्वविद्यालय पैन गिर गया भाई। डिम्ड यूनिवर्सिटी के समतुल्य विश्वविद्यालय, समतुल्य विश्वविद्यालय कितने हैं? 4 है। कौन कौन से हैं? एक को देखा हुआ IARI, NDRI, IDRI का पूरा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI करनाल में इंस्टीट्यूट है। और एक पढ़ा होगा CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज। मछली शिक्षा की बात करते हैं ना, केंद्रीय मछली शिक्षा संस्थान, केंद्रीय मछली शिक्षा संस्थान। तो ये तो कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र। मछली के बारे में एक बार तो पढ़ोगे आप मुंबई, और दूसरा कहाँ जाओगे? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इंपोर्टेंट इंसेक्ट कहाँ है? बेंगलोर में। मर्दा कहाँ है? नागपुर में है। माइक्रोऑर्गेनिज्म कहाँ है? मऊ में है। प्लांट कहाँ है? नई दिल्ली में। एनिमल कहाँ है? करनाल हरियाणा में। यहाँ तक ठीक है। इसको प्लांट में तो मिटा दो, ओके जी मिटा देता है। ज्यादा तो नहीं मिट जाएगा, नहीं मिटेगा। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट है, ये देख लोगे आप, ये तो हो जाएगा। हम बात करते हैं मर्दा पीएच की, मर्दा की जांच करते हैं, अमृता सारिता की जांच करते हैं। आशु जल का पीएच हमने देख लिया, मर्दा पीएच देख लिया, कितने तक होता है, कहाँ उदासीन होती है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कहाँ अधिक रहती है, कहाँ कम रहती है, अधिक अम्लीय तो कम कहाँ रहेगी, क्षारीय में कम रहेगी। फिर हमने पढ़ लिया माइक्रो सूक्ष्म जीवों से संबंधित इंस्टीट्यूट कौन सा है, नेशनल ब्यूरो कौन सा है, ये जी गुरु जी कौन सा है, ये है, कोई बात नहीं। ये तो फिर कुल कितने जी, कुल कितने हो गए, कुल का गुरु जी 6 हैं। कौन कौन से हैं, ये वाले हैं, कहाँ कहाँ हैं, ये फुल फॉर्म क्या क्या होगा सबका पता है, ओके। अब अगली क्लास में मर्दा पीएच तो हमने शुरुआत ही की थी, यही खत्म हो गया। अगली क्लास में पढ़ेंगे कौन कौन से पदार्थों का पीएच क्या होता है, कौन कौन से, जैसे दूध का पीएच क्या होता है, मूत्र का पीएच क्या होता है, साइट्रिक अम्ल का पीएच कितना। अब अलग अलग माध्यमों के पीएच पढ़ेंगे पर अगली क्लास में, ठीक है। आज हमने सिर्फ इतना ही देखा है, ये वर्ड 5 पेज पढ़े हैं, ढंग से पढ़ लेना वो वर्ड है।